हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम की क्लासेस चालू हो गई हैं। आप लोग ऐप पे जा कर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए है बेटा, बहुत ही एडवांस लेवल पे क्लासेस चल रही है। सभी को, ये जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियरी क्लासेस है, क्योंकि जितने भी कोचिंग ऐप है ना, उसमें आपको प्योर हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा बेटा, जो प्योर हिंदी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्योर हिंदी में देखिए, घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही सरल है पढ़ाई और बहुत आसान तरीके से आपका पेपर निकलेगा। बेसिक बेसिक चीज़ें सीखनी है। तो पिछले क्लास में हमने औसत वेग, औसत चाल, ये सब पढ़ लिया था। आज की क्लास है जिसमें मुझे पढ़ना है क्या, त्वरण। आज का जो मेन क्लास है उसमें मुझे पढ़ना है त्वरण। अच्छा, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं ऐसे त्वरण को लिखता हूं। त्वरण क्या है? देखो लिखा हुआ है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर। समय दर माने प्रति एकांक समय, दर माने हमेशा होता है प्रति एकांक समय, और प्रति एकांक समय का मतलब होता है कि नीचे समय से भाग दे देना है। आ रहा है? तो त्वरण बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, वेग में परिवर्तन है वेग ही ना, और नीचे जो है वो समय है। या मैं ऐसे, ये तो विमा के हिसाब से लिख दिया, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ऐसे लिख सकता हूं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की संभवतः 3 स्थितियां हैं। अच्छा, त्वरण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा की होती है। अच्छा, वेग में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। अलग से एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या, वेग में परिवर्तन। ये अलग से टॉपिक रहेगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन अलग से टॉपिक रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि वेग में परिवर्तन की जो दिशा है वो कैसे लेंगे, कैसे हम बनाएंगे। ये सदिश है ना थोड़ा सा, तो वो सदिश का क्लासेस में अलग से चल रही है, वो सदिश की क्लासेस पूरी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, तो पहला क्या किए कि त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर है, या मैं लिख सकता हूं वेग में परिवर्तन बटे समय। इसी को मैं वेग में परिवर्तन को लिख सकता हूं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आ रहा है? और अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको लिख सकते हो v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। ठीक है, यह भी मुझे पता चल गया। अगली चीज क्या है, जब वेग में परिवर्तन की 3 संभवतः स्थितियां हैं। वेग में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार, जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित हो। वेग का परिमाण, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि में 2 चीज होती है, एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है। परिमाण होता है सदिश की लंबाई, कितना लंबा सदिश है उतना बड़ा परिमाण है उसका। तो भाई जब केवल परिमाण परिवर्तित नहीं करूं, दिशा परिवर्तित कर दूं, तब भी वो चेंज हो गया। ये पहले क्लास में भी बताया हूं मैं कि एक सदिश कब चेंज हो जाता है, जब उसका परिमाण या दिशा या दोनों चेंज कर दे, है ना। मैं बताया हूं कि मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं अलग सदिश हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं अलग सदिश हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं अलग सदिश हूं, या मैं ऐसे झुक के देख रहा हूं तो मैं अलग सदिश हूं। परिमाण बदल गया, झुका तो मैं, दिशा बदल गया तो भी बदल गया मान। आ रहा है समझ में? तो भाई पहला, केवल दिशा में परिवर्तन हो। दूसरा, केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन हो, परिमाण बदले दिशा नहीं बदले, और वेग का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाए। ये 3 प्रकार के कारण वेग में परिवर्तन आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, त्वरण जो होता है, जब केवल वेग में वेग की दिशा परिवर्तित होती है तो त्वरण हमेशा वेग के लंबवत होता है। त्वरण हमेशा वेग के लंबवत होता है। यह है वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में। जैसे एक समान वृत्तीय गति में बनाता हूं, ये देखो, ये आपका वृत्तीय गति है। एक कण ना ऐसे r त्रिज्या के में ऐसे चल रहा है, तो देखो ये वेग है, ये वेग की दिशा है, तो इसका त्वरण इधर आएगा। देखो आ रहा है, कौन सा त्वरण आएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, बाद में पढ़ेंगे। अभी बस देखो, त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत है, पहली चीज।
किसमें? एक समान वृत्तीय गति में। दूसरा, त्वरण वेग के समांतर या प्रति समांतर होता है। जब क्या बदले? केवल परिमाण बदले, दिशा नहीं बदले। आ रहा है? ये कब होगा? जब ऐसा चल रहा था वेग, ऐसा चल रहा था, ये v वेग से ऐसे चल रहा था एक कण, तो जिस दिशा में वेग चल रहा है, अच्छा मैं क्या किया, मैं इस वेग को मान के चल 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था, मैं क्या किया, मैं इसका वेग या तो बढ़ा दूं 80 मीटर प्रति सेकंड कर दूं, या तो इसका वेग कम करके 50 मीटर कम करके 20 मीटर प्रति सेकंड कर दूं। दो स्थिति है। तो या तो अब देखो क्या होगा, जब 80 हुआ, वेग बढ़ गया तो इस दिशा में कहीं बल लगा होगा, तो बल की दिशा में ही वेग बढ़ गया, तो जिस दिशा में बल गया उसी दिशा में क्या आएगा? त्वरण आएगा। ये पहली चीज है। तो देखो वेग के समांतर, और अगर मैं वेग कम करके 20 कर दिया, मतलब पक्का इसको रोकने वाला कोई वस्तु आया होगा, कोई त्वरण आया होगा रोकने के लिए, या कोई बल आया होगा। तो अगर ये इधर चल रहा है 50 से और मैं रोक दिया, तो या तो मैं उसको खींचा होऊंगा या तो मैं ऐसे करके धक्का दिया होऊंगा। तो जब मैं उधर धक्का दिया तो इसका वेग कम हो गया, और उधर धक्का दिया तो बल उधर लगा, तो त्वरण भी उधर होगा। तो इस दिशा में इसमें त्वरण इधर होगा। आ रहा है समझ में? तो वही बोला है कि त्वरण जो होगा वो वेग के या तो समांतर होगा या तो प्रति समांतर, मतलब विपरीत। प्रति समांतर माने विपरीत होगा। जैसे ये कब होगा? गुरुत्व के अधीन गति में। किसमें होगा? गुरुत्व के अधीन गति में। तब कब होगा? जब एक वस्तु को छोड़ दिया, वेग नीचे ही बढ़ रहा है, त्वरण नीचे है। आ रहा है? तो वेग की दिशा में त्वरण, क्योंकि हर एक सेकंड वेग बढ़ते जाता है। और जब मैं ऊपर फेंक दिया, मैं पकड़ के ऐसे फेंक दिया पेन को, तो पहले तो स्पीड ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होने लग गई। तो क्या हुआ? वेग कम हुआ, मतलब त्वरण नीचे की ओर लग रहा होगा, विपरीत दिशा में। वही तो वेग कम कर रहा है। आ रहा है? तो ये है दूसरा। तीसरा, वेग के परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित हो जाए। ये तब होगा जब या तो परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाए। तो इसमें क्या होगा? दो प्रकार के त्वरण आएंगे। एकदम यही त्वरण के दो घटक होंगे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज। त्वरण के दो घटक होंगे, एक वेग के लंबवत और एक वेग के समांतर या प्रति समांतर होगा। त्वरण के दो घटक होंगे, एक वेग के लंबवत और एक वेग के समांतर। आ रहा है? और ये किसमें ज्यादातर होगा? प्रक्षेप गति में। किसमें ज्यादातर होगा? प्रक्षेप गति में। तो ये पूरी एकदम चीजें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। अच्छा, त्वरण की विमा क्या होती है? तो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण बराबर यही होता है, वेग बटा समय। अच्छा, वेग जो है वो है मीटर प्रति सेकंड, और समय का नीचे सेकंड, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हुआ। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो विमीय सूत्र क्या होगा? L1 T-2। तो वही लिख दिया m0 L1 T-2। आ रहा है समझ में? ठीक है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, SI यूनिट में, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही है, CGS यूनिट में, सॉरी SI यूनिट में मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट में मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज समझ में आया त्वरण। अभी एकदम इजी वे में भी समझाऊंगा कि त्वरण वास्तव में होता क्या है। आ रहा है? अब देखो त्वरण के प्रकार, क्या देख रहे हैं? त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के क्या क्या प्रकार हैं? तो पहला होता है एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण क्या होगा? कि जब समान समय में समान वेग में परिवर्तन होगा। एकदम सीधी सी बात है। तो क्या बोल रहा है? यदि कण की गति के दौरान त्वरण का परिमाण और दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण एक समान त्वरण होता है। कण का त्वरण नियत हो तो वो एक समान त्वरण होता है। कोई दिक्कत? मतलब हर एक सेकंड में एक बराबर वेग में परिवर्तन आए। मतलब अभी एक सेकंड में 10 का गैप आया तो अगले सेकंड भी 10, उसके अगले सेकंड भी 10, उसके अगले सेकंड भी 10। तो ये जो होता है ये एक समान त्वरण होता है। ठीक है। इसका दूसरा परिभाषा, यदि एक कण एक समान त्वरण से गतिमान है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कण सरल रेखा पर गतिमान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जरूरी नहीं है कि कण सीधी रेखा में चल रही हो तभी एक समान त्वरण आएगा। जैसे उदाहरण प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में x अक्ष में कोई त्वरण नहीं होता और y अक्ष में गुरुत्वीय त्वरण काम करता है ऋणात्मक में।
ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी बस सुनते जाओ और ध्यान रखना चीजें। अगला है परिवर्तित त्वरण। अगला क्या है? परिवर्तित त्वरण। ये क्या है? ये है यदि गति के दौरान कण के त्वरण का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं। यदि गति के दौरान कण का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं तो इसका त्वरण जो होता है वो परिवर्तित त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तित त्वरण। जब हर सेकंड वेग बदल जा रहा है और वो बराबर नहीं बदल रहा है, बराबर नहीं बदल रहा है। जैसे सोचो कि एक वस्तु रुकी हुई थी, 1 सेकंड बाद उसका वेग आया 10, 2 सेकंड बाद उसका वेग आया 20, 3 सेकंड बाद उसका वेग आया 30, हर एक सेकंड में 10-10 बढ़ रहा है, तो त्वरण 10 है और नियत है 10 ही बढ़ रहा है। अब उल्टा, 1 सेकंड में वेग आया 10, 1 सेकंड बाद वेग हो गया 25, उसके 1 सेकंड बाद वेग हो गया 50, उसके 1 सेकंड बाद वेग हो गया 150। तो ये हर एक सेकंड में वेग बराबर नहीं बढ़ रहा है, आ रहा है, तो इसको बोलते हैं परिवर्तित त्वरण, जब त्वरण एक बराबर नहीं है। अच्छा, तीसरे प्रकार का त्वरण होता है औसत त्वरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, औसत त्वरण, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो औसत त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। औसत त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। फिक्स रहेगा ये चीज। अच्छा, औसत त्वरण की जो दिशा होती है वो वेग सदिश और परिवर्तन की दिशा में होती है। परिवर्तन माने किसका? ये वेग के परिवर्तन की दिशा, वेग के परिवर्तन की दिशा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो जो त्वरण की दिशा होगी वही वेग में परिवर्तन की दिशा होगी। और a बराबर लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे, हम लोग लिखते थे dv/dt, तो ये जो होता था ये ताक्षणिक होता था। ये भी मैं बताया हूं कि जब d लगता है तो ताक्षणिक होता है और डेल लगता है, a बराबर अगर लिखूंगा del v/del t, तब ये जो त्वरण होगा ये आपका क्या होगा? औसत त्वरण होगा। जब डेल लगेगा तब ये कौन सा त्वरण होगा? औसत त्वरण होगा। जब क्या लगेगा? डेल लगेगा। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट, इसी में ही ताक्षणिक त्वरण, अभी बताया मैं ताक्षणिक त्वरण क्या लिखते हैं? dv/dt। कोई दिक्कत? ठीक है। गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग और त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताक्षणिक जो वेग है और त्वरण है उसमें कोई दिशा में संबंध नहीं है। कब कोई भी दिशा कहीं भी जा सकती है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। तो जब भी कोई वस्तु गतिमान है तो उसका ताक्षणिक वेग और त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं है। ताक्षणिक वेग याद रखना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दिशा में होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दिशा में होता है त्वरण, लेकिन ताक्षणिक वेग और त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता। एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरे अगला, जैसे इसी में देखो वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में वेग ऐसा है और त्वरण ऐसा है। अभी बताया था पिछली क्लास में ही, ये पिछली क्लास में अभी बताया था। ये देखो, यहाँ वेग ऊपर है, त्वरण इधर है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। अच्छा, इसमें क्या किया मैं? इसमें क्या किया? इसमें बताया कि देख दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन प्रक्षेप गति में क्या होगा? देखो वेग तो हमेशा ताक्षणिक वेग ऐसे दिखाते हैं, स्पर्श रेखीय, कहीं भी ताक्षणिक वेग दिखाना कैसे दिखाना है? स्पर्श रेखीय, बताया था पिछली क्लास में। तो देख त्वरण तो हमेशा नीचे है, गुरुत्वीय त्वरण, दोनों के बीच का कोण अलग है। देख यहाँ पर वेग इधर है, त्वरण इधर है, तब भी ये कोण अब 90 डिग्री का है, सबसे टॉप पर है, ये सबसे क्या है? टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर इसका वेग और त्वरण की दिशा अलग है। सेम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा, ऐसे वेग गया और त्वरण नीचे है। अब देखिए कौन सा कोण बन रहा है? ये छोटा कोण बन रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, न्यून कोण अधिक कोण। तो यहाँ अधिक कोण है, यहाँ न्यून कोण है, यहाँ सम कोण है। तो भाई कोण का कोई लेना देना नहीं है, तो कोई दिशा का गारंटी है ही नहीं किसमें? ताक्षणिक वेग और त्वरण में। लेकिन वेग में परिवर्तन और त्वरण में है भाई, समांतर या विपरीत, ठीक है। अगला, ठीक है,
m द्रव्यमान के किसी कण पर यदि F बल कार्य करता है तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार A बराबर होता है F बटा m। ये वही फॉर्मूला है, F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है, ma। तो वही है, F बराबर ma है, या मैं लिख सकता हूं A बराबर F बटे m। एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, परिभाषा में A बराबर dv बटा dt होता है और उसी को लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर। अब ये कैसे लिखते हैं, देखो A बराबर में लिख दिया dv बटा dt, ये A बराबर लिख दिया। अच्छा, मैं इस dv बटे dt को, मैं इस d बटे dt को अलग रखता हूं और v की जगह मैं लिख देता हूं dx बटे dt। कोई दिक्कत? अब देख, d और d का गुणा हुआ तो ये हो गया d स्क्वायर एक्स, और dt एक साथ है तो उसका गुणा हुआ तो ये हो गया dt स्क्वायर। t स्क्वायर और d अलग अलग नहीं है ना, dt एक साथ है, dt क्या है, एक साथ है। ये बताता है कि x का 2 बार अवकलन करने पर, 2 बार अवकलन करने पर, 2 बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। x का 2 बार अवकलन करने पे क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। पहली चीजें क्लियर है एकदम, ठीक है। तो विस्थापन का द्वितीय अवकलज त्वरण है, द्वितीय अवकलन माने 2 बार अवकलन। आ रहा है समझ में? अगला, यदि वेग स्थिति का फलन है, स्थिति का फलन है मतलब ऐसा लिख रहा है कि वेग जो है, वेग हमेशा समय का फलन होता था। इस पे क्वेश्चन अपन कर दिए, ऐसा लिख देते थे 5t स्क्वायर प्लस 6t, पिछला क्वेश्चन यही सब किए हैं। इसमें जो वेग था वो समय का फलन था। किसका फलन था, समय का फलन था। फलन माने क्या होता है, उसमें समय आए, आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बदल दिया और बोल दिया कि यदि वेग स्थिति का फलन है, स्थिति का फलन है मतलब ऐसा लिखा रहे कि वेग जो लिखा रहे वो ऐसा रहे 5x। अब वेग के फॉर्मूले में x आए, वेग के फॉर्मूले में क्या है, x आए, तब मुझे एक नया चौथे प्रकार का फॉर्मूला मुझे लगाना है। क्या, a बराबर होता है dv बटा dt। अब देखो वेग है, यहां वेग है लेकिन यहां t नहीं है, यहां भी t नहीं है, तो यहां से मुझे t हटाना पड़ेगा। तो ये मैं अवकलन का फॉर्मूला बनाऊंगा, अवकलन का क्या बनाऊंगा, फॉर्मूला। तो a बराबर है dv बटे dt। मैं क्या किया, मैं इसमें x का गुणा कर दिया, मैं इसमें क्या किया, x का गुणा कर दिया। क्या किया, अब देखो मैं लिख दिया, इस x को खसका के यहां लेके आया, आ रहा है, तो ये लिख दिया dx बटे dt, और ये dv उधर गया तो ये लिख दिया dv बटे dx। इतनी चीजें क्लियर है। या मैं ऐसे लिख दिया a बराबर dx बटे dt होता है वेग, dx बटे dt क्या होता है, वेग। ये देखो वेग की जगह में लिखा था dx बटे dt, आ रहा है, तो dx बटे dt होता है वेग, और ये लिख दिया dv बटा dx। ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये तभी काम करेगा जब वेग स्थिति का फलन हो, जब वेग स्थिति का फलन हो। तो ये एकदम लिख लेना कि कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिया है कि जब वेग v स्थिति x के रूप में दिया है, x के रूप में दिया है, आ रहा है, तब क्या होगा, तब मुझे ये फॉर्मूला आपको लगाना है a बराबर v dv बटे dx। ये एकदम लगाना ही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ये है। अगला देखो, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये सब जो है ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो ये भी एक ट्रिक्स है, ठीक है। क्या है ट्रिक, कि यदि किसी कण को t1 समय के लिए a1 त्वरण दिया जाए और t2 समय के लिए a2 त्वरण दिया जाए, तो औसत जो त्वरण होगा वो होगा a1 t1 प्लस a2 t2 बटे t1 प्लस t2। याद रखेंगे ये, आ रहा है,
औसत त्वरण क्या होगा, t1 समय के लिए a1 त्वरण दूं, t2 समय के लिए a2 त्वरण दूं, तो उसका औसत त्वरण होगा a1 t1 प्लस a2 t2 बटे t1 प्लस t2। कोई दिक्कत आ रहा है? अब देखो इस पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पे जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, देखो मैं ऐसे बोल दिया क्वेश्चन, यदि कण का वेग v बराबर 5 रूट x है, v बराबर 5 रूट x है, आ रहा है। तो बोला कि चल बता त्वरण समीकरण, या बोल सकता हूं कि त्वरण वेग की कितनी घात पर निर्भर करेगा, वेग की कितनी घात पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो कैसे करना है, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपको दिखेगा सॉल्यूशन क्या है इसका। v बराबर लिख दिया 5 रूट x, v बराबर क्या लिख दिया, 5 रूट x। अच्छा जब v बराबर 5 रूट x लिख दिया हूं मैं, तो अब सोच कि मुझे पता है ना कि वेग जो है, वेग किस पे निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है। वेग जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है, आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं सीधा त्वरण लिख सकता हूं v dv बटा dx। ये बेटा पिछली अभी जो क्लास हुआ उसमें लिखा हूं, देखो कि जब वेग स्थिति x पे रूप में दिया हो तो a बराबर लिख सकते हैं v dv बटे dx, तो वही लिख दिया मैं, a बराबर v dv बटे dx। अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, v की जगह मुझे ये रखना है 5 रूट x, मैं ऐसे रख दिया 5 रूट x और इधर लगा दिया dv, इधर लगा दिया dx और यहां आ गया a। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है ये बात, आ रहा है। या अपन इसको और क्या कर सकते हैं, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं ये फॉर्मूला अभी नहीं लगाता हूं, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं dv बटे dx का मान, आ रहा है, इसका मान निकाल देता हूं। इसका मान कैसे निकालूंगा, d बाई डी एक्स और v की जगह रख दिया 5 रूट एक्स, 5 बाहर कर दिया, रूट एक्स का अवकलन मुझे पता है, मैं जब अवकलन सिखाता हूं तो ये मैं पक्का सिखाता हूं कि रूट एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 5 वैसी रहा, इसका अवकलन होगा 2 रूट एक्स, आ रहा है। ये किसका मान हो गया, dv बटे dx का, या मैं ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, ये है 5/2 और लिख दिया रूट एक्स। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अच्छा अब मैं त्वरण निकाला, अब मैं क्या निकाला, त्वरण। अब देखो त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण a बराबर लिखते हैं v dv बटा dx, यही लिखते हैं, त्वरण a बराबर लिखते हैं v dv बटा dx। अच्छा v क्या है, v जो है वो है 5 रूट x और dv बटे dx का मान निकाल चुका हूं, देखो 5/2 रूट x, देखो रूट x से रूट x कैंसिल, ये हो गया 25/2। तो क्या यहां x आया, कहा क्या यहां x आया, नहीं आया, मतलब ये x की घात 0 पर निर्भर करेगा, आ रहा है, x की घात 0 पर निर्भर करेगा, ये आंसर है। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन, यदि v बराबर होता है 5x², v बराबर क्या होता है 5x², यह थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, a बराबर होता है 10 5x की घात 5, a बराबर है 5x की घात 5, तो
कण का वेग x की कितनी घात पर निर्भर करेगा, कितनी घात पर निर्भर करेगा। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? तो भाई फिर से सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, मेरे पास त्वरण है, मेरे पास त्वरण है a बराबर v dv बटा dx आ रहा है। अब मुझे वेग चाहिए, वेग यही रहने देते हैं। देखो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू डी एक्स, यहां लिख सकता हूं v इंटू डी वी। अच्छा, दोनों पक्षों में समाकलन, जब भी ऐसे आता है दोनों पक्षों में क्या लगाना है, समाकलन। अब देख a की जगह कितना है 5x स्क्वायर dx और इधर है v इंटू डी वी, कोई दिक्कत। अच्छा देख मैं 5 बाहर निकाल दिया, x की घात स्क्वायर का x की घात 3/3 और यहाँ आ गया v स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ से देख क्या हुआ, v स्क्वायर का मान हो गया 5x स्क्वायर बटा 3 इंटू 2, या मैं लिख सकता हूँ 10x स्क्वायर बटा 3। अच्छा x क्यूब है ना, x क्यूब बटे 3 है, आ रहा है। और ये हो गया v स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 10x की घात 3 बटे 3। अच्छा समानुपाती जब लगाऊंगा तो ये सिर्फ x की घात 3 है, समानुपाती निर्भर करना माने समानुपाती, संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कायदे से v जो है समानुपाती है 3 की घात 1/2 के, रूट x जो होता है वो 1/2 होता है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं v समानुपाती है x की घात 3/2। कोई भी दिक्कत, इतनी चीजें एकदम क्लियर हैं, आपको आ रही है समझ में? यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी ना तो आप समझ लो ना फिजिक्स आपको समझ में आएगा। इसीलिए क्या है, बेसिक से बहुत ज्यादा ध्यान देना है, रटने से ज्यादा ध्यान ना फिजिक्स समझने में देना है, ये तो एकदम याद रखना है। रटने से ज्यादा मुझे ध्यान किस में देना है, फिजिक्स को समझने में। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्लास, तो ये सब क्वेश्चन बना लेंगे। जैसा एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं क्या किया, मैं किया कि यदि त्वरण A समानुपाती है, यदि त्वरण A समानुपाती है v की घात -15 के, आ रहा है। v त्वरण का v के रूप में नहीं लिखो, वो क्या होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। यदि v समानुपाती है x की घात -5/3 के, तब त्वरण समानुपाती होगा x की घात n के, x की घात n के, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। अरे आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? मैं क्या काम करूंगा, मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। अच्छा सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाऊंगा सॉल्यूशन? v जो है वो समानुपाती है x की घात -5/3 के। मुझे पता है कि एक बार जब भी v आता है मैं उसका dv/dx का मान निकाल लेता हूं, और ये क्या मान निकलेगा dv/dx का, ये निकलेगा d/dx, और v की जगह रख दिया x की घात -5/3, आ रहा है। अवकलन कर दिया, -5/3 बाहर, x की घात -5/3 -1 n x की घात n-1, कितना हो जाएगा ये -5/3 x की घात -8/3। आया समझ में? ये किसका मान हो गया है, ये dv/dx का मान हो गया है, आ रहा है। अच्छा जब मान हो गया तो मुझे क्या चाहिए, सॉरी मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए त्वरण। a बराबर होता है v dv/dx। अच्छा v तो v कितना है, अब समानुपाती लगा दें,
v जो है वो x की घात ऋण 5/3 है और dv बटा dx आया है -5/3 x की घात -8/3 के समानुपातिक लगा दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, जो संख्या है उसका कोई मतलब नहीं है, ये जो संख्या है इसका कोई मतलब नहीं है। आ रहा है समझ में? तो सीधा x की घात -5/3 इंटू एक्स की घात -8/3, घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा x की घात 8 5 13/3। तो n का मान कितना होगा? n का मान कितना होगा? जितना x की घात है, जितना x की घात है, तो n का मान होगा -13/3। आ रहा है? n का मान होगा -13/3। इतनी चीजें क्लियर है, एकदम आ रही है इतनी चीजें समझ में? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, है ना? इसीलिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी पूरी चीजें बना सको। कोई भी दिक्कत? चलिए तो करेंगे क्या, वापस आते हैं, ठीक है? अब जैसे ये वाला, जैसे किसी कण का त्वरण t1, किसी कण का त्वरण t1 समय के लिए a1 त्वरण और t2 समय के लिए a2 त्वरित किया जाता है। एक कण पर अलग अलग समय पे अलग अलग त्वरण लगाया जाता है, तो उसका औसत त्वरण क्या होगा? इस पे क्वेश्चन देख लो, इस पे क्वेश्चन देख लो कि किसी 5 kg के कण पर 5 सेकंड के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा 10 सेकंड के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाया जाता है। आ रहा है? तो बोला कि कण पर औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, कण पर औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। बनेगा? अब एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा कि पहला 5 सेकंड पर त्वरण 10 लग रहा है, मतलब t1 बराबर 5 है और a1 बराबर 10 है। फिर अगला t2 बराबर 10 सेकंड के लिए लग रहा है, 10 सेकंड के लिए कितना त्वरण लग रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही लग रहा है। तो भाई औसत त्वरण क्या निकलेगा? ए एवरेज, ये क्या निकलेगा? a1 t1 प्लस a2 t2 बटे t1 प्लस t2। कोई दिक्कत? वैल्यू डाल दो सीधा सीधा, a1 t1 दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 50। इन दोनों का गुणा करो, हो जाएगा 50 और t1 प्लस t2 हो जाएगा 15। तो औसत त्वरण हो जाएगा 100 बटे 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ रहा है? क्या इससे आसान चीजें मिलेंगी फिजिक्स में? नहीं मिलेंगी। आपको बस ट्रिक्स बता रहा हूं बेटा, और ये ट्रिक्स याद रहेगा ना, तुरंत तुरंत चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन बनेगा। आ रहा है? अगला, जैसे क्वेश्चन में है कि दो विभिन्न द्रव्यमान, क्वेश्चन में है कि दो विभिन्न द्रव्यमान m1 और m2, दो अलग अलग द्रव्यमान है m1 और m2 पर अलग अलग समान बल लगाया जाए तो उसमें त्वरण a1 और a2 उत्पन्न होता है। देखो इसमें त्वरण आया F बल, समान बल लगाया m1 पर, तो इसमें त्वरण आएगा F बाई m1, इसमें त्वरण आएगा a2 में F बाई m2 और इसमें त्वरण आएगा F बटे कितना द्रव्यमान है? m1 प्लस m2। आ रहा है समझ में? इतनी चीजें क्लियर है? ब्लू दिख नहीं रहा है, यहां हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? तो इनको आपस में रिलेट किया गया, ये a1 है, ये a1 है, ये a2 है और ये a है। तो a1 और a2 में क्या संबंध है? तो देखो ऐसा लिखा गया, इसके लिए लिखा गया कि, इसके लिए क्या लिखा गया
F बराबर होगा m1 प्लस m2 इंटू ए। इसके लिए आ रहा है कि भाई जब m1 अकेले था उस पर F बल लगाया, F बल समान है ना, तो त्वरण आया a1, लिख दिया a1 बराबर F बटे m1। ठीक है, जब अलग द्रव्यमान था समान ही बल लगाया, उसमें नया त्वरण आया a2 F बटे m2। अब बोला कि दोनों को जोड़ दिया और तब भी एक समान ही त्वरण लगाया, एक समान ही बल लगाया, सॉरी, तब जो त्वरण आएगा वो क्या होगा, a1 और a2 के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं लिख दिया कि जब इस पे बल लगाया F तो हो गया F बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या किया, यहाँ में लिख दिया, देखो a को नीचे लेके आ गया, a को क्या लेके आ गया नीचे, तो देखो इधर लिख दिया F बटा a, लिख दिया F बटा a, और इधर लिख दिया m1 प्लस m2। अच्छा देखो m1 कितना लिखूंगा, F बटा a1, F बटा a1, m2 कितना लिखूंगा, F बटा a2। देखो F F F कैंसल, तो 1 बाई a जो बचा वो बचा 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2। तो ये प्रतिरोध जैसा है समांतर क्रम वाला, तो जो a आएगा वो आएगा a1 a2 बटे a1 प्लस a2। जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, a1 a2 बटे a1 प्लस a2। अरे आ रहा है समझ में, कोई भी दिक्कत इसमें? यही यहाँ ये आंसर आपको दिख रहा है, ये जो आंसर दिख रहा है आपको ये वाला, ये वही आंसर है। आ रहा है समझ में? तो ये याद रखना है कि एक ही बल पहले द्रव्यमान पे लगा तो त्वरण आया a1, एक ही बल दूसरे द्रव्यमान पे लगा त्वरण आया a2। तो अगर वही बल दोनों को मिला के लगेगा तो त्वरण आएगा a1 a2 बटे a1 प्लस a2। कोई दिक्कत? आ रहा है? अगला, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सदिश राशि है और सदिश राशि हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी हो सकती है। अगला, कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण का मतलब है वेग समय के साथ बढ़ रहा है, शून्य त्वरण का मतलब है कि वेग नियत है, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब है कि वेग समय के साथ घट रहा है। याद रहेगा, धनात्मक त्वरण है मतलब वेग हर सेकंड बढ़ते जा रहा है, ऋणात्मक त्वरण है मतलब हर सेकंड वेग घटते जा रहा है, और शून्य त्वरण है मतलब वेग बदल नहीं रहा है बेटा, वेग रुका हुआ है। ठीक है, वेग नियत है, नियत है माने क्या, अगर वो 10 की वेग से चल रहा है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चलेगा। जैसे पंखा फुल स्पीड पे घूम रहा है, उसका जितना भी वेग है वो फिक्स वेग है, अब वो कम नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा अपने आप, तो उस समय उसका त्वरण जो है वो शून्य है। अब वह उसमें घूम रहा है तो दो प्रकार के त्वरण है ना, तो जो एक प्रकार का त्वरण है जो वेग की दिशा पे निर्भर कर रहा है वो शून्य होगा। आ रहा है? तो बात की बात है। अच्छा, गुरुत्व के अधीन गति में त्वरण बराबर होता है जो कि g लगता है, और g की वैल्यू मुझे पता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है, ये मुझे पता है, या अपन इसको अप्रोक्सीमेट 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। अपन अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख देते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में उसकी वैल्यू होती है 980। आ रहा है? और फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में उसकी वैल्यू होती है 32। फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में उसकी क्या वैल्यू होती है, 32। ये याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक कण का वेग शून्य, अरे असर्शन रीजन है, एक कण का वेग शून्य होता है तो उस क्षण का त्वरण, क्षण नहीं है कण है, एक कण का वेग शून्य होता है तो उस क्षण का त्वरण भी शून्य होना चाहिए। पहला सही है? कोई दिक्कत? ठीक, क्या पहला सही है? अगर मैं बोलूं कि एक कण का वेग शून्य है तो क्या उसका त्वरण भी शून्य होगा? त्वरण शून्य हो ये जरूरी नहीं है। आ रहा है? दूसरा, कि त्वरण का मान a बराबर v dv/dx होता है जहां v उस क्षण कण का वेग है। क्या ये भी सही है? ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च करना, नेक्स्ट क्लास में पक्का बताऊंगा इसको। मैं जितना बताया ना उसमें एक बार बुक पढ़ना, पूरी बुक पढ़ना, उसके बाद मुझे इसका आंसर बताना। पहला मैं बता चुका हूं कि पहला सही है, दूसरा सही है कि नहीं ये एक बार बताना आप।
ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये तो पूरा हो गया। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ेंगे कण का त्वरण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कण का त्वरण। अच्छा, ये कण का त्वरण होता क्या है बेटा? एकदम सिंपल सी बात बताओ, कण का त्वरण क्या होता है? कण का जो त्वरण होता है ये होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। कण का जो त्वरण होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब हर एक सेकंड में, इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिख दूं, एक सेकंड में कण का वेग जितना बढ़ या घट जाता है, बढ़ या घट जाता है, वही कण का त्वरण। बढ़ गया तो त्वरण और घट गया तो मंदन या ऋणात्मक त्वरण होता है एक सेकंड में ना। अच्छा, एग्जाम्पल सोच। एग्जाम्पल क्या है? जैसे t बराबर 2 पर ये कण का इधर वेग था 15 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर आ रहा है, और t बराबर 3 सेकंड पर इसका वेग आ गया है 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? बोला कि चल बता कि भाई त्वरण कितना है। तो त्वरण कितना है? त्वरण है वेग में परिवर्तन। यहां था 15, यहां था 25, वेग में परिवर्तन आया 10। कितने सेकंड में आया? 1 सेकंड में। तो इसका त्वरण हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा फंडा। वेग पहले कितना था, 1 सेकंड बाद कितना है, कितना बढ़ा, और बटा समय तो 1 ही सेकंड है ना, तो खत्म। नहीं आया। अगला, जैसे मैं बोल दिया कि दूसरा है ना, ये पहला था। मैं बोल दिया कि एक कण का त्वरण 0 पर था, एक कण का वेग था 0 पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बाद में उसका जो त्वरण आया, वेग जो आया 1 सेकंड में, वो आया है 0। 0 माने क्या हुआ? रुक गया। 0 माने क्या हुआ? रुक गया। नहीं आ रहा है समझ में? तो मुझे बताना है, चल बता, त्वरण है कि मंदन है? अच्छा, वेग कम हुआ, अभी लिखा हूं कि जितना बढ़ जाता है तो त्वरण होता है और घट जाता है तो मंदन होता है। तो वेग 10 था, घट के 0 हो गया, तो कितना घटा? 10, और घटा तो लगा दिया माइनस, और बटा 1 सेकंड, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो ये हो गया -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये कायदे से है क्या? ये मंदन है। क्या है कायदे से? ये मंदन है। याद रहेगा? तो अब इसका ट्रिक्स देख। इसका ट्रिक क्या है? जैसे मैं बोल दिया, अब देख इंपॉर्टेंट, एक कण का वेग जो है वो है, एक कण का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक कण का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चल, यदि वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तब अब देख, इस पे पूरा ना अपन केस पढ़ेंगे, पूरा केस स्टडी हम पढ़ेंगे इस पे कि क्या क्या होगा। कोई दिक्कत? तो कण का त्वरण है 10, कण का त्वरण है 10, अर्थात ये है हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ जाएगा। हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट चीज। त्वरण है तो बढ़ जाएगा, मंदन होता तो
कम हो जाता। तो अब देख यहां से चालू करते हैं। t बराबर 0 पर इसका वेग आया 0। क्यों 0 आया? क्योंकि विराम अवस्था में था। विराम अवस्था में था मतलब क्या था? रुका हुआ था। अच्छा, t बराबर 1 सेकंड पर कितना बढ़ गया वेग? हर सेकंड 10 बढ़ेगा, इसका वेग आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर 2 पर इसका वेग आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 और बढ़ गया। t बराबर 3 पर इसका वेग आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। सोच t बराबर 5 पर आता, 5 पर आता तो वेग कितना आता? वेग कितना आता? 50 मीटर प्रति सेकंड। वेग आता इसका कितना? 50 मीटर प्रति सेकंड। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? सोच t बराबर 15 सेकंड पर, t बराबर 15 सेकंड पर कितना वेग होता? वेग होता है इसका क्या? 150 मीटर प्रति सेकंड। अरे आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलता t बराबर 40 सेकंड पर तो वेग कितना होता? 400 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया? अच्छा सोच क्वेश्चन फिर से। यदि मंदन 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मंदन है ना, मंदन है मतलब कम हो रहा है, तथा कण का t बराबर 0 पर वेग है 400 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर से केस स्टडी क्या कहता है? केस स्टडी क्या करता है कि t बराबर 0 पर इसका वेग था कितना? वेग कितना था? 400 मीटर प्रति सेकंड वेग था। बोला t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पे इसका वेग कितना होगा? 50 कम कर दे, हो जाएगा 350 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? फिर से बोलता t बराबर 2 सेकंड पर 50 और कम कर दे, हो जाता 300 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड स्क्वायर नहीं है ना, ठीक। t बराबर 3 पर कितना हो जाता? 250, फिर होता 200, फिर होता 150, फिर होता 100, फिर होता 50 और फिर होता 0। तो कितने सेकंड में 0 हो जाता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकंड में 0 हो जाता। नहीं आया समझ में? तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज था जो समझने लायक था कि जो त्वरण होता है इसका मतलब होता है हर सेकंड एक उतना वेग बढ़ जाएगा। अगर किसी कण का वेग 10 है, अगर किसी कण का वेग 10 है तो 1 सेकंड बाद उसका वेग 10 बढ़ के अगर 40 था तो 50 हो जाएगा, 50 था तो 60 हो जाएगा, 60 था तो 70 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर किसी कण का वेग 50 है और मंदन 25 है, मंदन माने क्या? हर सेकंड 25 कम होगा, वेग 50 है, 1 सेकंड बाद हो जाएगा 25, 25 कम हो गया, उसके 1 सेकंड बाद तो 0 हो जाएगा, 25 ही बचा था ना, 50 से 25 हुआ, 25 से 0 हो गया, 25 25 कम हो गया। नहीं आया समझ में? तो त्वरण की चीजें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। त्वरण को आपको समझना कि अगर आपको त्वरण समझ में आएगा ना बेटा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, तो इतनी चीजें आपको पूरी की पूरी क्लियर है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बस चलिए बात करेंगे क्या? गति के समीकरण का। किसका बात करेंगे? गति के समीकरण का। तो गति का समीकरण क्या होता है? ये आता है मेरे पास, गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। आ रहा है? ये समीकरण किसके किसके रूप में होते हैं? तो एक होता है u जो होता है प्रारंभिक वेग और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। एक होता है v जिसको बोलते हैं अंतिम वेग और ये भी होता है मीटर प्रति सेकंड। एक होता है a जिसको बोलते हैं त्वरण, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में।
एक होता है t जिसको बोलते हैं समय, और ये होता है सेकंड में, और एक होता है x भी लिखा जाता है और ज़्यादातर तो s लिखा जाता है, आ रहा है, और s जो होता है वो होता है विस्थापन, और ये होता है मीटर में। इतनी चीजें क्लियर हैं? तो ये 5 चीजों पे ना 3 समीकरण बनते हैं। 5 चीजों पे क्या होता है? 3 समीकरण बनते हैं। वो 3 जो समीकरण होते हैं, वो 3 समीकरण, पहला होता है v बराबर होता है u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एकदम रट्टा मार लेना है बेटा, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण पता चल गए? अच्छा, ये 3 समीकरण एकदम रटे रहने चाहिए। 3 समीकरण क्या होना चाहिए? रटा रहना चाहिए। 3 समीकरण अगर रटे नहीं हो तो बेटा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आ रहा है? तो 3 समीकरण एकदम रटे रहने चाहिए। अगला, अच्छा, इस समीकरण का समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे बनाया गया, इसको, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे बनाया गया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाने के ना 2 मेथड आए। बनाने के क्या मेथड आए? 2 मेथड। पहला मेथड आया बेसिक या आप इसको लिख सकते हो फॉर्मूला रूप, या गणितीय रूप लिख लो, कुछ भी। और दूसरा मेथड आया इसका समाकलन नियम। अरे फॉर्मूला रूप लिख लो, इसको गणितीय रूप लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? चाहे फॉर्मूला रूप चाहे गणितीय रूप। तो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। और 11th के एग्जाम के हिसाब से ये दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेरिवेशन आता है, समीकरण की व्युत्पत्ति। आ रहा है? तो ये याद रखना है। अच्छा, कैसे बनाएंगे? तो पहला समीकरण बनाएंगे, गति के समीकरण चल रहा है ना। तो पहला बनाएंगे बेटा v बराबर u प्लस at, ये समीकरण हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहला अपन बना रहे हैं व्युत्पत्ति किसके रूप में? गणितीय रूप में। किस रूप में बना रहे हैं? गणितीय रूप में। तो इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो अपन लिखेंगे, देखो, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। आ रहा है? त्वरण को लिखते हैं a। वेग में परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही है, और बटा नीचे आ गया समय। अच्छा, अंतिम वेग को लिखते हैं v, प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u बटा t, ये हो गया a। देखो t का इसमें गुणा हुआ, ये हो गया at, ये हो गया v माइनस u। तो क्या v बराबर लिख सकता हूं u प्लस at? आ गया पहला समीकरण, कोई दिक्कत? पहला समीकरण सिद्ध हो गया, खत्म। अब देखो यहां आया दूसरा समीकरण, कौन सा? s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ रहा है? अच्छा, इस समीकरण के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या लगता है? मुझे पता होता है वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। अच्छा, यहां क्या है? वेग, सॉरी वेग बोल दिया, वेग लिख रहा हूं, तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। अब दिक्कत यह है ना कि मेरे पास 2 वेग है, मेरे पास 2 वेग है। एक कौन सा वेग है? u, एक है वेग v। मेरे पास 2 वेग है। अच्छा, 2 वेग है तो मैं क्या करूंगा? मुझे कौन सा वेग लेना है? मैं u लूं कि v लूं? तो इसको मैं लूंगा ना, पता है क्या? औसत वेग। ये आपको याद रखना है कि औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो आपको कौन सा वेग नहीं लेना है? नॉर्मल वेग नहीं लेना है, आपको लेना है औसत वेग। और औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, यही होगा।
तो u प्लस वी बटे 2 और बराबर विस्थापन x है, नीचे है समय t, तो x बराबर हो जाएगा u प्लस वी बटा 2 इंटू में आ जाएगा t। अच्छा, अब मेरे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो कहीं भी v नहीं आ रहा है। कहीं भी v आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहां तो एक v आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है ना v की जगह u प्लस एटी रख सकता हूं मैं, दिख रहा है ना मुझे। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा ये u ऐसे लिखूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा u प्लस एटी और नीचे लिख दूंगा 2 और इसमें गुणा कर दूंगा ये वाले t का। नहीं आया तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा x बराबर, देखो u और u मिलके हो गया 2u और 80 ही रहा और नीचे आ गया 2 और गुणा में आ गया t। देखो एक बार 2 इससे भाग दिया तो बच गया u और t का इसमें गुणा बन गया तो बन गया ut। एक बार 2 इससे भाग दिया तो बन गया 1/2, a वैसे ही रहा और t का t में गुणा किया t स्क्वायर हो गया, तो ये मेरे पास एक बन गया। तो x बराबर हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई दिक्कत। और x की जगह ही क्या है, आप इसको s लिख सकते थे, आप इसको s लिख सकते थे, आप इसको हर जगह क्या लिख सकते हो, s लिख सकते हो। इधर भी क्या आ जाएगा s, इधर भी क्या आ जाएगा x बराबर s। नहीं आया, बनेगा ये, चाहे x लिखूं चाहे मैं s लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम क्लियर है, चीजें आ रही है समझ में। अब 2 समीकरण सिद्ध हो गया। अब तीसरा समीकरण कैसे सिद्ध करेंगे, तीसरा समीकरण सिद्ध करेंगे, तीसरा वाला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण हम सिद्ध करेंगे बाकी 2 समीकरण के हिसाब से, क्योंकि इस समीकरण में t नहीं आता है, आ रहा है। तो प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का यूज करके हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो पहला समीकरण मैं लगा दिया, पहला समीकरण बनाया, पहला लिख दिया v बराबर होता है u प्लस at। मैं यहां से t का मान निकाल दिया, कितना हो जाएगा v माइनस u बटा a, t का मान निकाल दिया, ये इतना आ गया। अच्छा, समीकरण 2 जो मैं सिद्ध कर चुका हूं, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है s बराबर। मैं क्या करूंगा, u की जगह u ठीक है, t की जगह लिखूंगा v माइनस u बटा a, फिर हाफ और a, t की जगह क्या लिख दूंगा v माइनस u बटा a का स्क्वायर। देखो मैं इसमें गुणा कर दिया, v का u में गुणा हुआ तो uv लिख दिया, फिर u का u में गुणा हुआ तो u स्क्वायर लिख दिया और नीचे लगा दिया a। कोई दिक्कत। फिर यहां से देखो हाफ वैसे रहने दिया, ये a स्क्वायर से एक कटेगा तो नीचे एक a आएगा बेटा, नीचे एक क्या आएगा a, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला लिखोगे, एक बार लिखोगे v स्क्वायर, एक बार लिखोगे u स्क्वायर और एक बार लिखोगे 2uv, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये a ये b, नहीं आया समझ में। तो यहां से मेरे पास s बराबर आ गया, देखो इसमें 2a है, इसमें 2a लघुत्तम है, तो पूरे का लघुत्तम आ जाएगा 2a, आ रहा है। और इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 2uv माइनस u स्क्वायर, ये हो गया, 2 का इसमें गुणा हो गया और 2 का इसमें भी गुणा हुआ, कोई दिक्कत। अगला ये एज इट इज रहेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अच्छा, 2uv से 2uv कैंसल, देखो ये हो गया v स्क्वायर, ये देखो u स्क्वायर प्लस है 2u स्क्वायर माइनस है तो बचेगा एक u स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2a। अब देखो आपको दिख रहा होगा 2a का इसमें गुणा कर दे, बन गया 2as और इधर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हो गया। तो भाई मेरे पास आ गया ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर होता है 2as, आ गया तीसरा समीकरण। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था बहुत, ये था गणितीय रूप से गति के समीकरण का सिद्धांत, समीकरण को सिद्ध करना, किसके रूप से, गणितीय रूप से। आ रहा है समझ में,
कोई भी चीज। ये सब थ्योरी इसलिए जरूरी है ना क्योंकि आपको ना इससे बहुत सारे ना क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, खासकर किससे पता है, इस वाले चीज से। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलिए देखते हैं। अगला, गति के समीकरण का हम दूसरा रूप लिखेंगे जिसको बोलेंगे समाकलन नियम। समाकलन नियम से, ठीक है। हाँ, तो बेटा समाकलन नियम से चालू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा पॉज किया था मैं। चलिए समाकलन नियम से चालू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले चीजें समझनी है कि जैसे लिखता हूं S बराबर, जैसे लिखता हूं S बराबर, सॉरी, अगर S जो है वो विस्थापन है, अगर S जो है वो विस्थापन है तो वेग हो जाएगा ds बटे dt। इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, आ रहा है। तो अब इसका उपयोग क्या करना है? उपयोग ये करना है कि आपको v dt इधर लगाना है और इधर लगाना है ds। आ रहा है? अब देखो जब भी ऐसे आता है तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? समाकलन। ये जो है ये किसके 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 समाकलन है? विस्थापन का। तो विस्थापन का समाकलन है ना बेटा, तो विस्थापन का लिमिट लगता है 0 से s तक। विस्थापन का समाकलन है तो इसके लिए लिमिट लगता है 0 से s तक। ये किसका समाकलन है? समय का। तो समय का लिमिट लगता है 0 से t तक। याद रहेगा, विस्थापन का लिमिट लगता है 0 से s तक, समय का लिमिट लगता है 0 से t तक। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, a बराबर होता है dv बटा dt। तो मैं dt इधर कर दिया तो ये हो जाएगा a इंटू डी टी, ये हो जाएगा dv, इधर लिमिट लगा दिया। अब फिर से ये समय है तो समय के सापेक्ष अवकलन है तो लिमिट लगेगा 0 से t। और ये वेग है तो वेग में 0 से नहीं लगता, वेग में दो वेग हमारे पास पहले से ही है, प्रारंभिक और अंतिम। तो यहाँ प्रारंभिक, यहाँ अंतिम। नहीं आया? तो वेग का जो लिमिट लगेगा वो प्रारंभिक से अंतिम रहेगा, यही बस याद रखना है। सबका लिमिट 0 से है, समय का है तो 0 से t, विस्थापन का है तो 0 से s। आ रहा है? बस वेग का लिमिट है u से v, क्योंकि वेग दो ठोक होते हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो जो नीचे है वो लोअर लिमिट प्रारंभिक, ऊपर जो है वो अपर लिमिट, तो वो है अंतिम। याद रहेगा? अब देखो हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं, ठीक है। बनाना चालू करते हैं तो पहला समीकरण जो बनाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है, तो त्वरण बराबर लिख दिया dv बटे dt। अच्छा, a लिख दिया, dt यहां लिख दिया dv, और इसमें लिमिट लगा दिया। अच्छा, लिमिट लगाया तो इसका लिमिट हो गया 0 से t और इसका लिमिट हो गया u से v। कोई दिक्कत? अच्छा, मैं क्या किया, a को बाहर निकाल दिया, यहां बच गया 1 dt 0 से t, यहां 1 dv u से v। अच्छा, a बाहर निकाला, एक का समाकलन t के सापेक्ष t होता है और लिमिट लगा दिया 0 से t। यहाँ एक का समाकलन v के सापेक्ष होता है v, लिमिट लगा दिया u से v। अच्छा, ये लिख दिया t माइनस 0, एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और सेम यहाँ भी लगाया v माइनस u। तो देखो क्या बना, मेरे पास बना a t, a का t में गुणा, 0 में गुणा हो तो छोड़ दो, और इधर बन गया v माइनस u। तो u इधर आ गया तो हो गया u प्लस ए टी बराबर हो गया v। पहला समीकरण बन गया। ये पहला समीकरण यूज करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण है ये बनेगा ये बनेगा v बराबर होता है ds बटे dt, ये वाला होता है। तो dt को इधर लेके आ गया, v इंटू डी टी, ये हो गया ds, और सब में लिमिट लगाना है, लिमिट लगाना है। तो अब लिमिट कैसे लेगा, t है तो 0 से t और s है तो 0 से x।
अरे आ रहा है समझ में। अब फिर से मुझे पता है कि दूसरा समीकरण जो होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें कहीं भी देखो u है पर क्या v है, क्या v नहीं है, और v नहीं है तो v को हटाना पड़ेगा, और v को हटाने के लिए मैं अभी बताया हूं कि पहला समीकरण यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, u प्लस ए टी और फिर dt, और लिमिट लगेगा क्या 0 से t का, और यहाँ लगेगा ds 0 से s का। तो देख u बाहर निकाला, t के सापेक्ष अवकलन होगा तो एक t बचेगा, लिमिट होगा 0 से t। फिर a बाहर निकाला, t के सापेक्ष अवकलन होगा तो बचेगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगा क्या 0 से t। और यहाँ एक है कुछ नहीं है तो एक का अवकलन x के सापेक्ष बचेगा s, और लगेगा लिमिट 0 से s। नहीं आया समझ में, यहाँ u था, u बाहर निकालूंगा तो एक बचेगा, एक का समाकलन t के सापेक्ष होता है t। यहाँ at था, a और t था, a बाहर निकाल दिया तो बच गया अकेले t की घात 1 का समाकलन होता है t की घात 2/2, और लिमिट लगा दिया 0 से t का। और यहाँ हो गया 1 का समाकलन होता है s के सापेक्ष 0 s, t के सापेक्ष t, v के सापेक्ष v, s के सापेक्ष s, और लिमिट लगा दिया 0 से s। अच्छा, सब में एक एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। तो इसमें देखो क्या होगा, u t माइनस 0 लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया u t माइनस 0। ठीक, अगले में क्या आया, अगले में आ गया a t की जगह t, तो t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 स्क्वायर बटे 2, यही आया। तो a t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 स्क्वायर बटे 2, और इधर लिख दिया s माइनस 0, वही एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। नहीं आया, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये देखो s माइनस 0। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं, ये हो गया ut, ये हो गया a t स्क्वायर बटे 2, और ये हो गया s, देखो आ गया ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बटे 2 आ गया, तो ये आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत, दूसरा समीकरण सॉल्व हो गया। तीसरा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो मैं बताया था आपको, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला बताया था, ये वाला a बराबर v dv बटे dx। क्यों लगा रहा हूं ये, क्योंकि इसमें कहीं भी t नहीं आ रहा है, समय, कहीं भी इसमें समय नहीं आ रहा है। और हमारे तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा जो फॉर्मूला है जो मैं लिखता हूं, जो मैं तीसरा फॉर्मूला लिखता हूं, वो फॉर्मूला है मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कहीं भी t नहीं आता है, इसमें t नहीं आता है, और t नहीं आता है तो बिना t वाला अवकलन समाकलन वाला लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तो मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला, तो इसके लिए लगाऊंगा a v dv बटे dx, कोई दिक्कत, a यहीं रखा, dx यहीं रखा, इधर हो गया v dv। अच्छा, लिमिट लगाना है, लिमिट लगाना है, इसका लिमिट x के सापेक्ष है तो 0 से x, और इसका लिमिट u से v, क्योंकि v के सापेक्ष है। नहीं आया, तो क्या करूंगा, देखो इसका a बाहर निकाल दिया, x के सापेक्ष हो गया x। अच्छा, x लिखो या s लिखो, दोनों एक ही बात है ना, तो बाद में उसको s कर लेंगे, और ये हो गया 0 से x। यहाँ v की घात 1 है तो v की घात 1 का समाकलन होगा v स्क्वायर बटे 2, और लिमिट लग जाएगा u से v, कोई दिक्कत। आप इसको s भी लिख सकते हो ना बेटा, आप इसको s भी लिख सकते हो, तो इसको भी s लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a s माइनस 0, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v स्क्वायर बटे 2, एक बार u स्क्वायर बटे 2, और ये लिमिट हो गया। देखो ये हो गया as, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2, 2 का गुणा हो गया तो लिख दिया 2as, और यू स्क्वायर इधर आकर के प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो गया v स्क्वायर। नहीं आया, आ रहा है समझ में, ये है गणित का समाकलन विधि,
और ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। तो इसमें टी नहीं आता है, और टी नहीं आता है इसलिए जो अवकलन समाकलन वाला है ये बिना टी वाला लगाएंगे। आ रहा है, एकदम 4 बार बनाना है ये डेरिवेशन, तब आपको समझ में आएगा। आ गया, इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर होगी। ठीक है, कल से हम इस पे समीकरण पे क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो जो समीकरण है आपके, जो समीकरण है आपके, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। जो समीकरण है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। जो 3 समीकरण हमने पढ़ा है, 3 समीकरण, कौन सा समीकरण है बेटा? यही वाला 3 समीकरण है। ये 3 समीकरण आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर ये 3 समीकरण आपसे हो गया तो समझ लो कि आप इससे 100% क्वेश्चन बना लोगे। तो ये 3 समीकरण एकदम रट्टा मारना है। अच्छा, इस 3 समीकरण में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि ये समीकरण, इसका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो याद रखना है कि सभी 3 समीकरण तभी काम करता है जब त्वरण नियत हो। ये सभी समीकरण तभी काम करता है जब त्वरण क्या हो? नियत हो। यदि त्वरण बदलता है, ऐसे लिख सकते हैं कि यदि त्वरण परिवर्ती त्वरण है, यदि त्वरण परिवर्ती त्वरण है, तब समीकरण कार्य में नहीं लिया जाता है। तो ये जब समीकरण लगाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जब समीकरण लगाएंगे तब समीकरण लगाते समय इस बात का बहुत ध्यान देना है कि वो समीकरण, उसमें त्वरण कहीं बदल तो नहीं जा रहा है। त्वरण नहीं बदलना चाहिए। अगर बाकी सब ठीक है, वेग बदले, विस्थापन बदले, समय बदले, कुछ भी बदले, त्वरण बस नहीं बदलना चाहिए। अगर त्वरण बदल रहा है बेटा, अगर त्वरण बदल रहा है, मतलब समझ लो कि ये जो है ये फॉर्मूला तीनों नहीं लगेगा। और अगर त्वरण नहीं बदल रहा है तो आंख मूंद के ये तीनों फॉर्मूले मुझे लगाने हैं। याद रहेगा पूरी चीजें, कोई भी दिक्कत, पूरी चीजें क्लियर होंगी। चलो बस बहुत है, ज्यादा तामझाम वाली चीज नहीं है ना। चलिए, तो आज के लिए क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए बेटा। और भी बच्चे हैं आपके पास जो हिंदी मीडियम से हैं, जो उनको पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम वो प्लेटफॉर्म है बेटा हिंदी मीडियम के लिए, जो आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट देंगे। 100% नीट और जेई लेवल पे क्वेश्चन चलेंगे, है ना। तो अभी तो बेसिक चल रहा है, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।